नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल RJS एकेडमी पर। बताइए कैसे हैं, कमेंट्स करिए। कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने 700 प्लस का परिवार बनाया है और मैं चाहूँगा कि जल्दी ही 1000 का परिवार बन जाए ताकि मैं लाइव क्लास चला सकूँ। लाइव क्लास चलाने से थोड़ा होगा कि आप लोग आमने सामने रहेंगे और क्वेश्चन आंसर भी होता रहेगा और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। कुछ नई चीज़ें भी मिलने लगेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी 1000 हो और लाइव क्लास भी चले। मुझे आपको फ्री में पढ़ाना है, ठीक है। मुझे आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए, बस आपका सहयोग चाहिए, ठीक। तो चलिए, कल मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रहा था, पाषाण काल। पाषाण काल मैंने पढ़ाया नहीं था। मैंने पाषाण काल को समझाने के लिए पाषाण जैसे एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक सत्य है कि आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पाषाण काल को आप पढ़ने जा रहे हैं तो पाषाण काल की शुरुआत कब हुई, ठीक है, और पाषाण काल को जानने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कैसे हमको पता चलता है, तो ये सारी चीज़ें जब मालूम रहेंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। और कल की भी क्लास प्री प्लस मेंस थी, आज की भी क्लास प्री प्लस मेंस ही होगी। और ऐसा नहीं है कि आप बीए और एमए कर रहे हैं तो आपके लिए आईएमपी क्लास नहीं है, ये भी आपके लिए भी आईएमपी क्लास है। बाद में आप बीए या एमए में भी आप लिखेंगे तो अगर अच्छे मतलब टू द फैक्ट और आसान भाषा में और कहते हैं गागर में सागर, तो इस प्रकार से मतलब प्रभावशाली लैंग्वेज में अगर आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलना ही मिलना है, अच्छा नंबर मिलेगा। और इधर की तैयारी, आपकी बीए एमए की तैयारी आपको जाकर के अगर आप सिविल एरिया में जाते हैं तो आपको बहुत काम करेगी। इसलिए मैंने पाषाण काल से शुरुआत करी थी। तो पाषाण काल अभी भी मैंने नहीं पढ़ाया है। आज भी शायद मैं पाषाण काल से शुरुआत न कर पाऊँ। मैं पाषाण काल के कुछ चीज़ों को समझाऊंगा, इसके बाद मैं एक एक चैप्टर लेकर के चलूँगा पाषाण काल के सारे पार्ट को। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वह है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल। एक चीज हमेशा समझिए कि परीक्षा को पास करना अलग बात है और नॉलेज रखना दूसरी बात है, और नॉलेज का प्रदर्शन करना ये सबसे मतलब कठिन चीज है। और यहीं पे लोगों को दिक्कत होती है, कैसे किसी चीज को लिखा जाए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे किसी चीज को लिखा जाता है। फिलहाल आज हम लोग शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि हमारे भारतीय इतिहास का जो विभाजन हुआ है, डिवाइडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डिवाइडेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का जो विभाजन हुआ है वो 3 कालों में हुआ है। तो पहला हमारा पहला ही फैक्ट चला जाता है कि भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है, ठीक है। तो पहले एक आसान सा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय जो इतिहास का विभाजन 3 भागों में हुआ है वो कौन कौन से विभाजन है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी क्लियर करा देंगे। तो जैसे पहला विभाजन क्या किया गया, कब हम देखते हैं कि 3 भाग में जो विभाजन किया गया है वो कौन कौन से हैं। तो पहला यानी कब कहा गया, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। और दूसरा जो है ख, जिसको हम बोलते हैं, कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को अंग्रेजी में भी जान लीजिए, प्री हिस्ट्री। इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक। दूसरा जो विभाजन हुआ है वो हुआ है आद्य
आद्य इतिहास, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, और देखते हैं तीसरा यानी ग जो विभाजन हुआ है वो है इतिहास, या इसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हिस्ट्री, या इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। तो जनरलाइज क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार, या जैसे भी क्वेश्चन करे कि कितने भागों में बांटा गया है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। अब ऐसे जब आप पीसीएस से आईएएस देने जाओगे तो आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विभाजन नहीं है। तो जब आपको पता रहेगा प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास, ऐतिहासिक काल, यही 3 विभाजन हुआ है। जब तीनों आपको पता रहेंगे तब आप चौथा ऑप्शन आराम से लगा लेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना है 3 भागों में। और कौन कौन से भाग हैं मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको समझना जरूरी है कि भाई बांटा गया तो बांटने का आधार क्या था। जैसे मान लीजिए पहले की अगर हम बात करें, पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यानी प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री। अब यहां से सिर्फ एक फैक्ट आपको समझना है, प्रागैतिहासिक काल में विभाजन का सबसे बड़ा आधार क्या रहा है? जो सबसे बड़ा आधार ये रहा है कि इस समय जो ये काल है, मतलब इस काल में लेखन कला या लिपि, आप इसको बोलते हैं, लिपि का विकास नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, एकदम आईएमपी फैक्ट है। तो इस काल के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है? इस काल के बारे में जानकारी देने का हमारा जो स्रोत है वो कौन सा विज्ञान है? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान यानी कि पुरातत्व विज्ञान यानी खुदाई के द्वारा जो भी सामग्रियां मिली हुई हैं, जितनी भी चीजें मिली हुई हैं, उसी के आधार पे, खुदाई से मिली सामग्रियों के आधार पर हम इस समय के लोगों के सामाजिक, इस समय के लोगों के मतलब सभी प्रकार के जीवन के बारे में जानते हैं। सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे धार्मिक हो, मतलब पूरा जीवन, समस्त जीवन की जानकारी हमको कहां से मिलती है? प्रागैतिहासिक काल से मिलती है। इस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था या किसी प्रकार की लिपि का साक्ष्य हमको नहीं मिलता है। तो जब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा तो कॉमन सी बात है कि हमें उसके लिए किस पर निर्भर होना पड़ेगा? प्रागैतिहासिक साक्ष्यों पर। तो प्रागैतिहासिक साक्ष्यों पर निर्भर रहने पर जो सामग्रियां मिलेंगी खुदाई के बाद, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत जो खुदाई करी जाती है, इसका मैंने पीछे वीडियो बनाया हुआ है, तो क्रम से मैं चल रहा हूँ। तो जो चीजें मिलती है उसी के आधार पर हम उस काल के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या जो कुछ भी जीवन रहा है उसके इतिहास का निर्माण कर ले जाते हैं। और इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत समस्त पाषाण काल आता है। समस्त पाषाण काल, समस्त पाषाण काल या संस्कृतियां, उससे संबंधित संस्कृतियां इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पाषाण काल के विभाजन भी हुआ है, आगे चलेंगे सब क्लियर होता चला जाएगा। तो पाषाण काल का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत करते हैं। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं हम, आद्य इतिहास। यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री भैया आद्य इतिहास के अंतर्गत क्यों बांट दिया गया?
इसका रीजन है, इसका एक रीजन है। जैसे यहाँ पे तो लेखन या लिपि हमको कहीं नहीं मिलती है, लेकिन आद्य इतिहास के अंतर्गत हमको लेखन या लिपि मिल जाती है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है जैसे मान लीजिए कि इस समय लेखन या लिपि मिली, मतलब लिपि का साक्ष्य मिला, ठीक है, लेकिन उसके साथ समस्या क्या हुई? लेकिन या तो उसको पढ़ा नहीं जा सका, या क्या समस्या हुई, या जो शिक्षा थी या जो लिपि थी वह कैसी थी? मौखिक थी, यानी कि इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया था। तो इस कार्य के अंतर्गत इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेखन कला, लिपि तो मिलती है, लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, या लेखन कला के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि या तो उसको पढ़ा नहीं जा सका, या तो अभी तक लिपि को खोजा नहीं जा सका है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो सभ्यताएं आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सभ्यता आती है? एक आपकी सैंधव सभ्यता आती है, सैंधव सभ्यता आएगी, और एक आपकी आर्य सभ्यता आएगी, जिसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। दो सभ्यताएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता या सैंधव सभ्यता को पूरे डिटेल्स में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे वैदिक सभ्यता और सैंधव सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत क्यों रखा गया? उसका रीजन ये है कि देखिए, वेद, इस समय वेदों का सृजन हुआ था, ठीक है, लेकिन लिखित रूप अभी उसको नहीं दिया गया था। वेदों की शिक्षा मौखिक दी जाती थी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे करके पहुंचाई जाती थी। सभी वेद जो है मौखिक होते थे, बाद में जो उनको जो है लिपिबद्ध किया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले लिपि लिखित नहीं मिला, लेकिन मौखिक मिला, यानी भाषा से लोग अनजान नहीं थे। तो और सैंधव सभ्यता में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि सैंधव सभ्यता में लिपि का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन अभी उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इन दोनों सभ्यताओं को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा डिवाइडेशन होगा वो होगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अब इसका मतलब क्या हुआ? हिस्ट्री। अब इसकी विशेषता क्या है? सीधी सी विशेषता है कि इस समय क्या होता है कि हमको लिपि भी मिलता है, लिपि के पूरे साक्ष्य हैं, लिपि लेखन के साक्ष्य उपलब्ध है और भारी मात्रा में मिलने लगते हैं। कहने का मतलब जिस समय से हमको लिपि के साक्ष्य मिलने लगते हैं, लेखन कला के साक्ष्य मिलने लगते हैं, पुस्तकें मिलने लगते हैं, उस समय का जो इतिहास शुरू होता है उसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और अब यहाँ से थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा हम लोगों को कि अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में आईएमपी फैक्ट है, भारतीय इतिहास में लेखन का कला का साक्ष्य कब से मिलना शुरू हो जाता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, 6वीं सदी ईसा पूर्व से। ठीक है, इन सब चीजों को आपको याद करके रखना पड़ेगा। 6वीं सदी ईसा पूर्व से हमको क्या मिलता है? लिखित सामग्रियां मिलने लगती है, उसके आधार पर हम इतिहास को जानने लगते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे करेगा, अब इसको एक बार हम क्लियर करते हैं, ठीक है ना। वीडियो लंबा जाता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ, आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। भारतीय इतिहास का विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? आपका ऑप्शन जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तीनों आपको याद होने चाहिए। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल जिसको हम प्री हिस्ट्री करते हैं, दूसरा है आद्य इतिहास जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री करते हैं, तीसरा है इतिहास जिसको हम हिस्ट्री करते हैं या इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो तीनों काल का विभाजन आपको पता हो गया। अब तीनों के विभाजन का जो आधार रहा है क्या रहा है? तीनों के विभाजन में इजी टू मॉडरेट आइडिया,
इजी टू मॉडरेट है। ये तीनों के विभाजन का आधार सिर्फ एक ही चीज रही है, लिपि। अगर ऑप्शन आपके दे कि लिपि या लेखन कला, देख रहे हैं ना, तीनों के विभाजन का आधार क्या है, लिपि या लेखन कला ही है, यही है। तो अगर क्वेश्चन करें कि तीनों के विभाजन का आधार क्या है, तो लिपि या लेखन कला आपका ऑप्शन जाएगा। ठीक, प्रागैतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला या लिपि का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला या लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, और इस काल के अध्ययन के लिए, इस काल के पूरे अध्ययन के लिए मानव जीवन के विविध पहलुओं, कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पहलुओं के अध्ययन के लिए हमको किस पर निर्भर रहना पड़ता है, पुरातत्व विज्ञान पे। और पुरातत्व विज्ञान क्या करता है, उत्खनन करके जो चीजें प्राप्त करता है उसी के आधार पर हमने इसका इतिहास जाना है। और इसके अंतर्गत कौन से हमारे इतिहास का कौन सा पार्ट आता है, समस्त पाषाण काल, क्योंकि इस पाषाण काल को कई भागों में विभाजित किया गया है ना, और उससे संबंधित संस्कृतियां आती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका ऑप्शन जाएगा समस्त पाषाण काल। आदि इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। अब इस समय क्या होता है कि लेखन या लिपि कला का विकास, हमको साक्ष्य तो मिल जाता है, लेखन या लिपि का साक्ष्य हमको तो मिला है, लेकिन या तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, या तो वह कैसी थी, मौखिक थी। ठीक, और इसके अंतर्गत हम दो सभ्यताओं को रखते हैं, कौन कौन सी, एक हमारी सैंधव सभ्यता और एक हमारी आर्य सभ्यता, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो आद्य इतिहास के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, सैंधव सभ्यता, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता आएंगे। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या होता है कि लिपि या लेखन के स्पष्ट प्रमाण हमको मिलने लगते हैं। और ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है, तो आप इसको याद करके रखोगे, 6वीं सदी ईसा पूर्व से, यानी उसके बाद से लेकर के जितना भी अब तक का पूरा इतिहास किसके अंतर्गत आएगा, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, ताम्र पाषाण का, ताम्र संस्कृति। ठीक है, तो वैदिक आदि इतिहास के अंतर्गत सैंधव सभ्यता, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या ताम्र संस्कृति, ताम्र सभ्यता आती है, ये तीनों सभ्यताएं आती है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे पाषाण काल की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं पाषाण काल का विभाजन कैसे हुआ है और इसका क्या आधार रहा है। पाषाण काल, जिसको प्रस्तर एज भी कहते हैं, तो एक हेडिंग डालते हैं हम लोग, पाषाण काल। नॉर्मलाइजेशन करते हैं अभी, इसके बाद इसका डिवाइडेशन किया जाएगा, पाषाण काल। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होनी चाहिए। भारत में पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत की अगर बात करी जाए, तो भारत में पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत जो है विश्व के अन्य पाषाणकालीन संस्कृतियों के साथ ही लगभग शुरू हुआ था। ठीक है, अन्य देशों में भी पाषाणकालीन संस्कृतियों या स्थलों की खोज चल रही थी, तो भारत में भी चल रही थी। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने, अब यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, कई ऐसे पुरातत्वविद थे जो इसमें इंटरेस्टेड थे, कुछ चीजें प्राप्त भी हुई थी, लेकिन उसको विशेष महत्व नहीं मिल पाया था। ठीक, लेकिन महत्व मिलना कब से शुरू हुआ, अब इस पे हम आगे चलेंगे। अभी क्या करते हैं कि जब भारत में पाषाणकालीन, एक पहला पॉइंट देखते हैं, जब भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के अवशेष मिलना प्रारंभ हुए, तभी समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या उत्पन्न हो गई कि यूरोप के अन्य देशों में भी और अफ्रीका के अन्य देशों में भी क्या हो रहा था, पाषाणकालीन संस्कृतियों की खोज प्रगति पर थी और बहुत सारी संस्कृतियां अस्तित्व में आ रही थी। तो अब भारत के जब पाषाण काल के कई स्थल मिलना प्रारंभ हुए, उपकरण और स्थल जब मिलना प्रारंभ शुरू हो गए, उपकरण प्लस स्थल, अब इसमें क्या देखी गई, विभिन्नता देखी गई। इसमें क्या देखी गई, देखा गया कि भैया उपकरणों में विभिन्नता है, स्थलों में विभिन्नता है, तो
ये सारी विभिन्नताएं देखी गई, तो विद्वानों के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई कि अब इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो इसके लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया गया, दूसरा फैक्ट देखिए, सन 1916 में, सन 1916 में प्रथम एशियाटिक पुरातात्विक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। इसमें यह मत प्रकट किया गया कि चूंकि भारत और अफ्रीका के पाषाण काल में अधिक निकटता है, इसलिए वहां की, यानी कहां की, अफ्रीका की, वहां की पाषाण शब्दावली को भारत में भी अपनाया गया। और क्या, कैसे अपनाया गया, किस काल में बांटा गया? पहला पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, ठीक है, और तीसरा उत्तर पाषाण काल। फैक्ट को क्लियर करते हैं। जब ये समस्या उत्पन्न हुई कि भैया इसका नामकरण किस हिसाब से किया जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, यहां पे आइए आप लोग, इसके लिए आपको सन याद करके रखना है कि सन 1916 में, किस सन में, सन 1916 में प्रथम एशियाटिक पुरातात्विक सम्मेलन हुआ। और कहां पे हुआ, आपका ऑप्शन जाएगा दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब इसमें विद्वानों ने यह मत प्रकट किया कि चूंकि भारत और अफ्रीका के जो पाषाण कालीन स्थल हैं वह एक दूसरे के समकालीन साम्यता रखते हैं, तो इसलिए जैसे वहां पे पाषाण संस्कृति का नामकरण किया गया, उसी तरह से यहाँ पर भी पाषाण संस्कृति का नामकरण किया जाए, ठीक है, यह सुझाव दिया गया। और उस आधार पे भारत की पाषाण कालीन संस्कृतियों का नामकरण 3 भागों में किया गया। एक कौन सा, एक पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, तब और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब एक दौर आता है सन 1960 का, तीसरा फैक्ट देखते हैं। सन 1960 में पूर्व पाषाण काल को प्रस्तर युग कहा जाता था। इसका रीजन क्या है, 1960 के पहले, ऐसे करिए,
1960 के पहले जो हमारा पूर्व पाषाण काल था उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि ऐसा माना गया। क्या रीजन था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि माना गया या माना जाता था कि भारत में कोई उत्तर पाषाण काल नहीं था, लेकिन बाद में उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाने से साक्ष्य मिल जाने पर इसका विभाजन तीन कालों में किया गया। देखिए पहला क्या किया गया, यानी क पूर्व या पूरा पाषाण काल, पूर्व या पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या किया गया? मध्य पाषाण काल। और तीसरा उत्तर पाषाण काल। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सारी चीजें एकदम क्लियर करवा दे रहा हूं। शुरू से चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। 1916 में जब बहुत से उपकरण और स्थल मिलने लगे भारत में, उपकरण और मिले, स्थल मिले, तो उनमें भिन्नता देखी गई, कई प्रकार की भिन्नताएं देखी गई। तब ये समस्या उत्पन्न हुई कि भैया इसका नामकरण कैसे किया जाए, क्योंकि विश्व के अन्य भागों में पाषाण संस्कृतियों की खुदाई का कार्य चल रहा था। तो पुरातत्वविदों ने देखा कि अफ्रीका और भारत के जो स्थल हैं इनमें समानता देखी जा रही है। तो सबसे पहले इसके लिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रथम एशियाटिक पुरातात्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आपका ऑप्शन दिल्ली जाएगा। उसमें यह विचार प्रकट किया गया कि अफ्रीका के पाषाण काल और भारत के पाषाण काल में निकटता है, अतः वहां की पाषाण काल की शब्दावली को अपनाया गया, यानी वहां जैसे पाषाण काल का विभाजन किया गया था वैसे यहाँ पर किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका को आधार मानते हुए भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का विभाजन कितने भागों में किया गया, तो आपका ऑप्शन जाएगा 3 भागों में। लेकिन वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, जब फिर से विभाजन हुआ है तो ये उत्तर पाषाण काल बदल करके नव पाषाण काल हो जाता है। इसलिए अगर अफ्रीका की बात करें तो आपका ऑप्शन नव पाषाण काल नहीं होगा, उत्तर पाषाण काल होगा। अच्छा देखिए, फिर 1960 के पहले पूर्व पाषाण काल को क्या कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा प्रस्तर युग कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भारत में कोई उत्तर पाषाण काल था ही नहीं, भारत में कोई उत्तर पाषाण काल था ही नहीं। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ उत्तर पाषाण काल में विभाजन कर दिया गया है अफ्रीका को आधार मान करके, लेकिन 1960 के दशक में आकर के, मतलब 1960 के दशक में उत्तर पाषाण काल से संबंधित कुछ साक्ष्य नहीं, मतलब साक्ष्य स्पष्ट नहीं मिल पाए थे, भले विभाजन किया गया था। तो ये वाली समस्या उत्पन्न हुई। तो ये माना जाता था कि उत्तर पाषाण काल था ही नहीं, लेकिन बाद में जब अन्य स्थलों की खुदाई करी गई और उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य जब मिल गया, तब इसका विभाजन पूरा 3 कालों में किया गया। तो 3 कालों में जब इसका पूरा विभाजन किया गया तो तीनों सेम आपको दिखेंगे। पूर्व पाषाण काल यहाँ भी है, पूर्व, जिसको सिर्फ पूरा जोड़ दिया गया है,
पूर्व पूरा पाषाण काल, यहाँ भी मध्य पाषाण काल है तो यहाँ भी मध्य पाषाण काल है, यहाँ भी उत्तर पाषाण काल है तो यहाँ भी उत्तर पाषाण काल है। ठीक है, तब जो पहले विभाजन किया गया था, अब दूसरी बार जब 1960 के बाद जो विभाजन हुआ है तब उसको एक तरह से मान्यता मिल गई कि हाँ यहाँ पर भी उत्तर पाषाणकालीन संस्कृति है, क्योंकि उसके अवशेष प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट आपको याद करके रखना, IMP फैक्ट। चलिए अब आगे चले। विदेशी संस्कृतियों से कनेक्ट करके पढ़ने से हमको पाषाण काल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि पाषाण काल का चैप्टर लोगों को बहुत परेशान करता है। नहीं परेशान करेगा, जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं, जितनी चीज समझा रहे हैं उसको आप समझिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक फैक्ट है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस में हुई। फ्रांस में हुई का मतलब क्या है? इजी टू मॉडरेट आइए, यानी यूरोप का देश है फ्रांस। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन देखिए, पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति या बस्तियों या अवशेषों के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत कहां पे करी गई? तो आपका ऑप्शन जाएगा फ्रांस में करी गई या यूरोप में करी गई। ठीक है, तो अब जब फ्रांस और यूरोप की बात आई तब यहां पर फिर एक प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो गई। इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए क्योंकि समय बीत गया था, काफी समय हो गया था, तो अब जो है यूरोप के आधार पे भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का विभाजन यूरोप के आधार पर यानी फ्रांस के आधार पर किया गया। अब क्या किया गया? दूसरा फैक्ट, भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का विभाजन फ्रांस या यूरोप की पाषाण संस्कृति के आधार पर किया गया। के आधार पर किया गया। अब एकदम असली फैक्ट पे आ जाते हैं। अब जो भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का जो विभाजन हुआ, अब अगर क्वेश्चन आता है किसके आधार पे हुआ है, किस भाग में किया गया है, तो आपका ऑप्शन जाएगा फ्रांस या यूरोप। अब देखते हैं कितने आधार पर किया गया, तो कितने भागों में किया गया? तो 3 भागों में किया गया। ठीक है, हर समय 3 भाग है, ये तो क्लियर रखिए आप। तो इसमें पहला क्या आ जाता है? पहला आपका आएगा पूर्व या पूरा पाषाण काल, ठीक। दूसरा आपका आ जाएगा मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा आपका नव पाषाण काल। अब हम आ गए एकदम क्लियर फैक्ट पे। अब क्या क्लियर फैक्ट आपको मिलने लगा? अब भैया देखिए
विभाजन जो है, देखिए अब अंत में जो विभाजन किया गया पाषाण काल का, अब वो फ्रांस या यूरोप की संस्कृति, पाषाण संस्कृति के आधार पर किया गया। और कितने भागों में किया गया, अब यही है, आप यही पढ़ते हो कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिए उत्तर पाषाण काल चेंज हो गया, अब उत्तर पाषाण काल नाम नहीं रहा, अब उसका नाम क्या कर दिया गया, नवपाषाण काल कर दिया गया। फिर क्या किया गया, फिर एक काम और किया गया कि ये जो पूरा पाषाण काल है, तीसरा फैक्ट देखते हैं, सॉरी पूरा गलत हो गया, पूरा पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया, तीन भागों में विभाजित किया गया। अच्छा, अब एक पूरा पाषाण काल तीन भाग में विभाजित किए गए, तो कौन कौन से भाग में, अब देखिए पहला यानी क, ऐसे करके देखते हैं, क निम्न पूर्व पाषाण काल, ठीक। दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, और ग उच्च पूर्व पाषाण काल। एक दो फैक्ट हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसके बाद इसको क्लियर करके एकदम समझा देंगे, ठीक है। एक फैक्ट आपका आता है कि चौथा फैक्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज नामक अंग्रेज को जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुंगूर नामक स्थल से पाषाण उपकरण खोजे। चलिए अब पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये वाली समस्या होगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्लियर करें, चलिए एकदम हर चीज क्लियर होगा। पूर्व पाषाण काल, अब पाषाण काल में हम लोग चले आए हैं, ठीक है। तो अब पूर्व पाषाण काल से संबंधित व्यवस्थित और क्रमबद्ध, मतलब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन की शुरुआत कहाँ हुई, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया फ्रांस में हुई, या आपका ऑप्शन यूरोप है तो यूरोप में हुई। और अब जो है लास्ट में या अंतिम में भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का विभाजन किसके आधार पे किया गया, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा फ्रांस के आधार पे या यूरोप के आधार पे किया गया। ठीक है, क्लियर हो गया। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का विभाजन फ्रांस या यूरोप, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, के आधार पर किया गया। ठीक है, और कितनों भागों में, बार बार 3 भाग आ ही रहे हैं, 3 भागों में किया गया। अब ये मेन भाग यही जो है, यही से हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि भारतीय पाषाण काल को निम्न से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भागों में।
अब आपको याद होना चाहिए पहला क्या है, पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक है, तभी तक चौथा गलत वाला आंसर आप लगा सकते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल को अब पूर्व फिर क्या किया गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल में एक चीज है, नई बात सामने आई कि जो पूर्व पूरा पाषाण काल था इसमें उपकरण जो मिले वो अलग अलग प्रकार के मिले। तो जब अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुनः पूर्व पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। किसको? पूर्व पूरा पाषाण काल को। कौन कौन से? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, तो तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि पूर्व पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल, दोनों में अंतर है, अंतर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति यानी भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति स्थलों से संबंधित खोज की शुरुआत किसने करी? तो तुरंत आपको ऑप्शन जाएगा, एक अंग्रेज थे डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, और इन्होंने कहां पर पाषाण उपकरण सर्वप्रथम प्राप्त किया था? तब आपका ऑप्शन जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, अगर कर्नाटक का एक स्थल है इसका नाम है लिंगसुंगुर। ठीक है, 1846 ईस्वी, क्योंकि पहला सन है इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 1846 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुंगुर नामक स्थल पे डॉक्टर प्राइमरोज ने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण को खोजा था। तो इतने सारे फैक्ट क्लियर हो गए। अब दो फैक्ट पढ़ा करके मैं इस क्लास को क्लोज करता हूं, आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक और अंग्रेज आते हैं, उनका नाम आता है कि आईएमपी फैक्ट है, भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत रॉबर्ट, बहुत ही आईएमपी नाम है, ब्रूस टूर ने की थी। इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थल से पाषाण उपकरणों की खोज की। इनका पेशा क्या था? पेशा था, एक पेशे से ये भी क्वेश्चन आया है इसलिए इसको मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। पेशे से भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ लोगों का नाम जान लेते हैं। बाद में विलियम किंग, ब्राउन, सीएल कार्लाइल, डी टेरा पीटरसन, आदि ने पाषाणोपकरण तथा बस्तियों की खोज की। ठीक है, एक और नाम लिखते हैं। सन 1950 में स्टुअर्ट पिगट, नहीं अभी इनका नाम नहीं आएगा, अभी नाम आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज
क्लियर कर लेते हैं कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित व्यवस्थित ये तो प्राप्त हुआ था, तो क्लियर हो गया है। विभाजन ये तो ऊपर की चीजें हैं। भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण, जो पाषाणकालीन जो बस्तियां हैं उनके अन्वेषण की शुरुआत किसने करी थी? तो आपका ऑप्शन जाएगा रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, बहुत ही VIMP है, रॉबर्ट ब्रूस फूट पूछा है। ठीक, आगे। और इन्होंने क्या प्राप्त किया था? मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थल से पाषाण उपकरण प्राप्त किया था। यानी पाषाण उपकरण में इन्होंने हैंड एक्स प्राप्त किया था, जिसको कुल्हाड़ी कहते हैं, हैंड एक्स प्राप्त किया था। ठीक है, सन 1843 में। सन क्या था? 1843 में। अब इसका सन के साथ नाम याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी इसके पहले आपने जिसका नाम सुना डॉक्टर प्राइमोर, अगर क्वेश्चन करता है कि उद्घाटित किसने किया, उद्घाटन कोई कर रहा है, लेकिन उद्घाटन का श्रेय लेकर के रॉबर्ट ब्रूस फूट जाता है। डॉक्टर प्राइमोर ने सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने की? तब आपका ऑप्शन जाएगा डॉक्टर प्राइमोर। लेकिन अगर बात करें कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की पाषाण उपकरणों की खोज करने की शुरुआत किसने करी थी? ठीक है, तो उसमें रॉबर्ट ब्रूस फूट आपका ऑप्शन जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट का पेशा क्या था, क्योंकि लोग ऑप्शन लगा देते हैं पुरातत्वविद, इतिहास संबंधित है, लेकिन पेशे से वो क्या थे? भूवैज्ञानिक। ठीक है, अब इनके बाद पुरातत्वविदों की एक श्रृंखला चली जाती है, जिसमें कई नाम आपको मिलेंगे। विलियम किंग मिलेंगे, ब्राउन मिलेंगे, C.L. कार्लाइल मिलेंगे, डी टेरा पीटरसन मिलेंगे, और भी कई लोग मिलेंगे जिन्होंने भारतीय पाषाणकालीन बस्तियों और पाषाण उपकरणों की खोज का कार्य आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है बड़े एग्जामों में, IAS और PCS में, निम्न में से कौन पाषाणकालीन खोज से संबंधित नहीं है? जब आपको विलियम किंग, ब्राउन, C.L. कार्लाइल, डी टेरा पीटरसन या रॉबर्ट ब्रूस फूट और उनका नाम डॉक्टर प्राइमोर, फिर जानी मांस, कई लोग आएंगे, सबका नाम जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप चौथा ऑप्शन नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके बाद इन लोगों ने खोज का दायरा आगे बढ़ाया। बस 2 पॉइंट और है, इसको क्लियर करते हैं, आपका ए वाला चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सॉरी यार, 1843 नहीं, 18 रॉबर्ट ब्रूस फूट वाला 1863 है। ठीक, चलिए। लेकिन इतने लोगों ने इतनी खुदाई करी, इतना खोज किया, लेकिन उसका जो है मतलब उसकी पहचान जो है वैश्विक स्तर पर स्थापित नहीं हो पाई थी। भारत के पाषाणकालीन संस्कृति की जो वैश्विक स्तर पे पहचान नहीं हो पाई थी, वह किसने दिलाई थी? तो अब देखते हैं, इतने इसके बावजूद एक आपका क्वेश्चन जाता है कि भारतीय पाषाणकालीन संस्कृतियों को वैश्विक पहचान मार्टिवन व्हीलर के प्रयासों से मिली। ठीक है, ये वाला बहुत ही अहम फैक्ट है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक और है फैक्ट है, सन 1950 में स्टुअर्ट पिगट, इन लोगों का नाम आपको सैन्य सभ्यता में सुनने को मिल जाएगा। स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति, इनकी किताब थी कि प्रसिद्ध कृति प्री हिस्टोरिका इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नई दिशा दी। ठीक, अब यहीं से हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे।
अब इसके बाद हम लोग पाषाण काल के एक एक चीजों को लेकर के चलेंगे। चलिए ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूर्व पाषाण काल से संबंधित व्यवस्थित भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को वैश्विक, आपको बहुत से लोग मिलेंगे, मैंने पीछे पढ़ा दिया, डी टेरा, पीटरसन कार्लाइल और सीएल कार्लाइल, ब्राउन, काकबर्न, बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने भारतीय पुरास्थलों की खोज करी, लेकिन इसको वैश्विक पहचान नहीं मिल पाई थी। विश्व में भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति की पहचान नहीं मिल पाई थी, तो उसको वैश्विक पहचान दिलाने का काम किसने किया था? तो आपको ऑप्शन जाएगा मार्टिन व्हीलर। यानी भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति को वैश्विक पहचान किसने दिलाई? तो मार्टिन व्हीलर के प्रयासों से। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत आईएमपी है। और दूसरा चीज, इसके बाद एक पुरातत्व के इतिहासकार आते हैं, इन्होंने सन 1950 में, जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने एक किताब लिखी, जिनकी किताब का नाम भी आपको याद रखना है, प्री हिस्टोरिका इंडिया। क्या? प्री हिस्टोरिका इंडिया। जब इन्होंने अपनी किताब प्री हिस्टोरिका इंडिया में भारतीय पुरातात्विक स्थलों से संबंधित, खोजों से संबंधित या शोधों से संबंधित चीजों का प्रकाशन किया, तब भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नई दिशा प्राप्त हुई, एक नई दिशा प्राप्त। कहने का मतलब क्या है कि भारत के प्रागैतिहासिक स्थलों या उसकी संस्कृतियों को वैश्विक पहचान तो मार्टिन व्हीलर ने दिला दी, लेकिन उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? स्टुअर्ट पिगट ने किया था। अपनी किताब के माध्यम से इसको मतलब एक नई दिशा, एक नई राह प्रदान की, जिसके द्वारा बहुत से अंग्रेज और भारतीय विद्वानों का ध्यान भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति की तरफ गया। ठीक है, तो ये वाली क्लास मैंने कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल सबसे क्लियर करवा दी है। तो आपको प्री और मेंस दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगी, टीसी पीएचडी और बीए में भी दे रहे हैं। तो अगर इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और लिखा कैसे जाएगा इसको मैं एक दिन क्लियर कर दूंगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी आप लोगों से यही मिलती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।